हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 12th के इकोनॉमिक्स के जो हम चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक चैप्टर नंबर 4 है, बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो एक टॉपिक था दैट इज़ रिगार्डिंग क्रेडिट क्रिएशन, जिसके बारे में स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, एग्जैक्टली क्या है, आपने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं। तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। सो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 37 है आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। सो क्रेडिट क्रिएशन एग्जैक्टली है क्या? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये है कि बैंक के पास ये एक पावर है या एक फैसिलिटी है दैट दे कैन क्रिएट क्रेडिट इन द मार्केट। उसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने का जो काम है वो बैंक वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम का जो एक बेस है वो ये है कि एक तरफ से लोगों से पैसा इकट्ठा करना और दूसरी तरफ वही पैसा दूसरे लोगों को उधार पे देना। तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरफ ये हो रहा है कि जिनके पास फंड्स हैं, जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, बैंक में स्टोर करोगे। तो बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, सेविंग्स अकाउंट में आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, करंट अकाउंट ओपन करवा के आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साइड से हो रही है कि कुछ पब्लिक ऐसी है जो बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट करके रखती है। अब ये जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं इनके लिए टर्म यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब वो पैसा जो बैंक में अकाउंट होल्डर्स अलग अलग फॉर्म में रखते हैं, एफडी के फॉर्म में, रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में एज अ बैलेंस या फिर करंट अकाउंट में एज अ बैलेंस। अब ये सारे पैसे जब बैंक में आप सबमिट कर देते हो तो बैंक इसका करेगी क्या, क्योंकि दे हैव ऑल्सो प्रॉमिस्ड यू कि वो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे और आपके सेविंग्स पे आपको रिटर्न मिलेगा। लेट इट बी एनी परसेंटेज ना, वो सेविंग्स अकाउंट में 3.5% हो सकता है, एफडी में 5 to 7% समथिंग हो सकता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट जनरली पे करता नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट में भी एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये सारा पैसा जो बैंक आपके पास से लेके अपने पास रख रही है उस पर ब्याज वो तभी दे पाएगी जब वो पैसे को वो काम पे लगाएगी। तो पैसा जो है वो अपने पास संभाल के नहीं रखेंगे, उसको काम पे लगाएंगे और काम पे लगाने के लिए करेंगे क्या, दूसरी पार्टी को ढूंढेंगे जिनको पैसों की ज़रूरत है। सपोज़ मैं वो पार्टी हूँ जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक बोलेगी कि अगर आपको लोन चाहिए तो हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, आप हमसे उधार ले सकते हो। तो दैट उधार इज़ क्रेडिट, दैट इज़ अ लोन। तो क्रेडिट क्रिएट होगा जब बैंक वाला मुझे पैसे उधार पे देगा, मुझसे ब्याज कमाएगा और ब्याज जनरली वो उतना चार्ज करेगा जिसमें से आपको जो एफडी पे इंटरेस्ट पे करना है ना वो कॉस्ट उसका निकल जाए एंड रिमेनिंग अमाउंट उसका प्रॉफिट हो जाए। तो बैंक एक पार्टी का पैसा यूज़ करके दूसरी पार्टी को उधार दे के सोसाइटी में क्रेडिट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो बोले आप पैसा मेरे पास स्टोर कर दो, जिसको लोन चाहिए हम लोन दे देंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो क्रेडिट क्रिएट करने का एक तरीका जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक वाले ये किस तरीके से कर रहे हैं और उसमें और क्या कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। बैंक से जब मैंने लोन मांगा, अपने एग्जांपल वही रखते हैं कि आपने पैसा डिपॉजिट किया और मैंने पैसा उधार लिया। अब जब मैं बैंक से पैसा उधार लेने जाऊँगा तो वो क्या मुझे वो पैसा कैश में देंगे? वो क्या बोलेंगे कि सर एक बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा क्योंकि हम आपको जो भी लोन का पैसा है वो ट्रांसफ़र करेंगे, या तो चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट। कैश में तो किसी को कोई लोन देगा नहीं। अब वो लोन लेने के लिए मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो बैंक वाला बोलेगा सर हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करवा लीजिए, तो मुझे उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस या कुछ डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। वो पैसा भी बैंक के पास आएगा, अब वो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। वो पैसा भी बैंक क्या करेगा, किसी और को लोन देके वो पैसे को सर्कुलेट करेगा। तो दैट इज़ क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी। अच्छा, जो लोन का चेक उन्होंने मुझे दिया वो पैसा मैं उस बैंक के अकाउंट में भरूंगा। अच्छा, फिर वही पैसा मैं कहीं खर्च करूंगा। अब खर्च करूंगा तो मतलब उससे या तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करूंगा या और कुछ मतलब एक्सपेंडिचर या कोई एक्टिविटी करूंगा, बट मैं जो कुछ भी करूंगा कोई ना कोई तो कमाएगा ना। अगर मैं उस लोन से कार खरीदता हूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई कंपनी कमाएगी, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो रियल एस्टेट मार्केट में कोई अर्न करेगा। कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता रहेगा, तभी इकोनॉमी चलती रहेगी। पैसे का रोटेशन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने अभी कोविड क्राइसिस के टाइम पे भी देखा था कि पैसों का रोटेशन रुक गया। जो जहाँ बैठा है वो वहीं थम गया। कोई घूमने नहीं जा रहा, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा, कोई पेट्रोल नहीं भरवा रहा है, लग्जरी चीज़ें कोई नहीं खरीद रहा है, कपड़े कोई नहीं खरीद रहा है, जूते कोई नहीं खरीद रहा है। तो जो भी लोग ये बिजनेसेस करते हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पैसा जो है वो रोटेशन में नहीं है, वो सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो गया। तो वो चीज़ें ना हो इसके लिए पैसों का घूमते रहना ज़रूरी है और इकोनॉमी का चलते रहना ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे जो उन्होंने की है दैट इज़ रिगार्डिंग द कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक्स में ऐसा होता है, आरबीआई का रूल है, क्योंकि हर बैंक आरबीआई के एक्ट में रजिस्टर्ड होती है,
तो अगर आप बैंक चला रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं, तो आप सारा पैसा ऐसे कैश में नहीं बांट सकते या लोन में नहीं बांट सकते। अब सपोज़ आप सब लोगों ने डिपॉजिट्स का मिला के बैंक में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है, तो बैंक वाला सोचेगा यार चलो फटाफट 1 करोड़ रुपए को काम पे लगाओ, ढूंढो किसको लोन चाहिए, मेरे जैसे लोगों को लोन दे दिया और मुझसे ब्याज कमा रही है बैंक। बट पूरा पैसा, पूरा 1 करोड़ रुपया अगर उन्होंने लोन में लोगों को बांट दिया तो सोचो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप में से किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके अकाउंट में दिख रहा है कि आपका 10 लाख रुपए बैलेंस है, लेकिन आप जब ATM से पैसा निकालने गए ना तो पैसा बाहर ही नहीं आया। बोले आपके अकाउंट में बैलेंस है ठीक है, लेकिन हमने वो सारा पैसा लोगों को लोन पे दे रखा है और जब उनसे वापस आएगा ना तब पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे तो फिर आप अपना ही पैसा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बैंक को कुछ पैसा रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है ताकि डे टू डे जो भी विड्रॉवल्स होंगे ना उसके लिए फंड्स अवेलेबल हो। तो इसके लिए एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया जिसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, CRR बोल सकते हैं शॉर्ट में, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ये RBI के रूल्स के हिसाब से नेसेसरी हो जाता है कि हर एक बैंक इस चीज़ को मेंटेन करे। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो का ना एक टेबल बताया हुआ है और परसेंटेज भी दिया हुआ है कि कितना आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है। परसेंटेज बोला हुआ है 20%। ओके, अब टेबल में आप देख लो, यहाँ मैं आपको टोटल से समझा देता हूँ। जितने भी नेट डिपॉजिट्स होंगे, जैसे किसी ने अगर 1000 रुपये डिपॉजिट किया है ना, तो बैंक को उसका 20% मतलब 200 रुपीज़ जो है वो अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा एंड बाकी का जो अमाउंट है 800 रुपीज़ वो लोन्स के तौर पे अपने कस्टमर्स को बांट सकते हैं। वैसे ही अगर ऐसे आप कैलकुलेशन देखते जाओ तो जो टोटल अमाउंट है 5000 रुपीज़ अगर नेट डिपॉजिट्स आए हैं बैंक्स के पास, तो कैश रिजर्व रेशियो में 1000 रुपये मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी का 4000 रुपीज़ जो है वो बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज लोन्स। तो इस तरीके से पूरा बिजनेस चलता है। अब क्रेडिट क्रिएशन जो है कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है बैंक, उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया इन्होंने। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 बाई कैश रिजर्व रेशियो। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे 1000 रुपये पड़े हैं और कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है 20%, तो इस तरीके से वो 5000 रुपीज़ तक का क्रेडिट मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ यहाँ पे दी है, ठीक है। अभी ये किस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हैं ये भी आप समझ लो कि सर बोले 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट है तो उसमें 5000 रुपये का कैसे वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैं आपको उससे वो चीज़ रिलेट करा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखना, बैंक ए का पॉइंट बोला है तो बोले नेट डिपॉजिट्स 1000 रुपये। ऐसा मान लो किसी ने 1000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में रखा है, शुरुआत वहीं से हुई। बैंक को क्या करना है, कैश रिजर्व रेशियो के नाम पे 200 रुपये साइड पे रखने हैं, बाकी 800 तो वो लोन्स के नाम पे बांट सकती है ना। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है समझने के लिए कि जो 800 रुपये का नया लोन है, ये पैसा भी घूम फिर के कहीं ना कहीं अगर बैंक तक आ जाए तो उसमें से भी वो 160 रुपीज़ साइड पे रख के बाकी का 640 रुपीज़ जो है वो न्यू लोन्स के नाम पे सर्कुलेट कर सकती है। क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि बैंक अगर आपको लोन देता है तो वो चेक के फॉर्म में देता है, फिर आप वो पैसा एक पहले तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, फिर उसको कहीं खर्च करते हो। तो उस बेसिस पे एक अजम्पशन लिया गया आपको चीज़ समझाने के लिए कि फॉर्मूला कैसे आया। 640 रुपीज़ जो है वो फिर बैंक के पास आया, तो उसमें से उन्होंने रिजर्व रेशियो रख के बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऐसे जब हम एंड तक जाके देख रहे हैं ना, तो नेट क्या बन रहा है, नेट ये बन रहा है कि अगर इस तरीके से टोटल 5000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ है, पैसा वही है लेकिन घूमते घूमते अलग अलग बैंक्स में जा रहा है। 5000 अगर डिपॉजिट्स आए हैं तो उसमें से 1000 रुपये साइड पे रखे गए होंगे एंड बाकी का 4000 रुपये जो है वो लोन के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला डेवलप किया है। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 बाई कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपये है शुरुआत में, तो उस 1000 रुपये से वो 4000 रुपये तक के लोन्स या उतना क्रेडिट मार्केट में क्रिएट कर सकती है, जबकि एग्जैक्टली वो है नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को वैसे क्रिएट कर सकती है क्योंकि एक बैंक से निकला हुआ पैसा किसी के हाथ में जा रहा है, उससे वो किसी और बैंक में जा रहा है, फिर वहाँ से वो किसी और के हाथ में जा रहा है, तो पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेशन की वजह से इस तरीके का क्रेडिट जो है वो मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है। इतना भी अगर आप ध्यान रखो तो इनफ है। और इतना डिटेल में नहीं जाना हो तो सिंपल अपना कंसेप्ट तो वही है कि भाई एक सिंगल जो स्टेप है वो आप ध्यान रख लो कि 1000 रुपये अगर डिपॉजिट किया तो रिक्वायर्ड रेशियो 20% है जो कैश मेंटेन करना है, बाकी का 800 रुपये आपने लोन में बांट दिया। इससे ज़्यादा अगर हम कुछ नहीं भी सोचेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट पार्ट में क्या बोला है। लास्ट सेंटेंस में उन्होंने बोला कि व्हेन द कस्टमर्स विड्रॉ मोर मनी देन डिपॉजिटेड, मतलब आपके करंट अकाउंट में सपोज 50,000 पड़े और आपने 55,000 निकाल लिए,
तो कितनी बार बैंक ऐसा अलाउ करता है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर गुडविल, ऑन योर क्रेडिबिलिटी, इट इज़ अलाउड। और बोला हुआ है कि इस चीज़ को हम नाम देंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो है अकाउंट में 50,000 और आपने 55,000 निकाल लिए और किसी को पे कर दिए, तो ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो गया ना, जितना था उससे ज़्यादा। तो इस चीज़ को भी हम क्रेडिट क्रिएशन का नाम दे सकते हैं। मतलब उधार दे रहे हैं इन शॉर्ट आपको। तो किसी भी तरीके का उधार जब बैंक देती है और मार्केट में पैसा सर्कुलेट करती है तो उसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। और ऊपर स्टार्टिंग में ये चीज़ को हाईलाइट किया भी था, बैंक्स क्रिएट मोर मनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, they add supply of money in the economy. When credit creation by bank increases, supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money reduces. Simple है, बैंक्स सस्ते लोन बांटना शुरू करेगी तो लोग आएंगे, लोन लेके जाएंगे, पैसा यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, कोई और इंडस्ट्री भी चलेगी। तो पैसों का रोटेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें बैंकिंग चैनल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको गवर्न करने का काम RBI साथ साथ करती रहती है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला एंड ऑल उतना भी नेसेसरी नहीं, अगर आप ये सिंपल कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे तो आप इस तरीके का एग्जांपल फ्रेम करके भी अपने आंसर को समझा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।